POIM फॉर्मूला दिया, आप सभी को पता है। POIM में ये क्या, आई क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, और एम मतलब मेजरमेंट, प्रमापीकरण। अब बताओ मुझे, आपसे पूछा जाएगा कि हेनरी फ्योल और कुर्ज ओ'डोनिल, नाम सुना है ना? दोनों ने 5-5 कार्य बताए, लेकिन कुर्ज ओ'डोनिल ने 2 कार्य अलग बताए। वो कौन कौन से हैं? नेतृत्व और नियुक्तिकरण। नेतृत्व और नियुक्तिकरण। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब बताओ, मैं नहीं खाऊंगा बर्गर, इनका पूरा नाम क्या है? मेनार्ड बर्गर। मेनार्ड और बर्गर। मेनार्ड और बर्गर ने कितने कार्य बताए? 3 कार्य। बताओ मुझे, क्या ये प्रबंध की प्रक्रिया से संबंधित जैसे कार्य हैं? बिल्कुल। तो बताओ 3 कार्य कौन कौन से? नियोजन, संगठन, आएगा क्या? बहुत बढ़िया, नियोजन आएगा अपना। दूसरा क्रियान्वयन, जिसमें हमारे सारे बीच के कार्य शामिल हो जाएंगे। और तीसरा क्या आएगा? समीक्षा, रिव्यूइंग करना, मतलब समीक्षा देना। इतना क्लियर? अगर आपसे पोस्ट कॉप पूछे तो पोस्ट कॉप किसने दिया? लूथर और उर्विक। लूथर, गुलिक एंड उर्विक। तो याद रखना, ये 2 वैज्ञानिक हैं अलग अलग, लूथर, गुलिक और उर्विक। अब ऐसे आपको कितने अच्छे अच्छे नाम भी मिल रहे हैं, आप आगे चल के किसी को सजेस्ट कर सकते। भैया बच्चे का नाम क्या रखें? लूथर, है ना? क्या नाम है इसका? लूथर। चलिए तो आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो, हमने प्रबंध के प्रमुख कार्य देखे, लेकिन बताओ प्रमुख अगर कार्यों में हम देखें तो क्या नियोजन सभी में आ रहा था? पक्का। संगठन सभी में आ रहा है? नियंत्रण सभी में आ रहा है? बिल्कुल। देखा जाए तो अगर हम देखें तो नियोजन तो सभी में आ रहा है, मतलब नियोजन प्रबंध के कार्यों में प्रमुख रहेगा कि नहीं रहेगा? तो प्रमुख कार्य अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? नियोजन बता दोगी। हम सब ने देख लिया। अब हमारा चालू होने वाला है, एक एक देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले नियोजन। नियोजन देखो, मैं पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं, इनको पूरा रटना नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा बस वो आपको याद करने। नहीं तो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत आप याद करोगे क्या? नहीं। 14 के 14 याद। आपको थोड़ी ना कॉपी लिखनी है कि 14 नंबर का क्वेश्चन है हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को समझाइए, और बीकॉम में तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो, वो नहीं है। हमें सिर्फ 14 सिद्धांतों में से वो पूछेगा अपवाद का सिद्धांत किसने दिया। छोड़ो, अभी तो पहले पढ़ तो लें, फिर देखेंगे। टेंशन बिल्कुल मतलब, पूरा फोकस करना, फिर देखते हैं क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं। नियोजन प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य है। तो नियोजन में किया क्या जाता है? प्लानिंग की जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, ये सारे प्रश्नों के आंसर लेते हैं। क्या वास्तव में हम कोई कार्य करते हैं इसमें कि सोचते हैं सिर्फ? हाँ, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें कार्य नहीं किया जाता, सिर्फ सोचा जाता है? क्या नियोजन रचनात्मकता से संबंधित है? क्या चिंतनशील प्रकृति जरूरी है? क्या हर कोई सोच सकता है? एक गांव का लड़का है, छोटा सा, 5वीं में पढ़ता है, उससे बोलो कि भाई तू बिजनेस का बता, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बता पाएगा वो? उससे बोले झूठा, तो वो बोलेगा बस तुम तो दिलवा दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। वो तो ध्यान रखना, उसे कुछ पता नहीं है। तो प्रकृति चिंतनशील होनी चाहिए। तो रटने की कोई जरूरत इसमें नहीं, कुछ भी रटना नहीं है, बस ये याद करना है आपको। जॉर्ज आर टेरी का नाम, क्या नाम है? जॉर्ज आर टेरी ने बोला कि नियोजन भविष्य के गर्भ में झांकने की विधि या तकनीक है। भविष्य के गर्भ में झांकने की, गर्भ मतलब गहराई जान लो। आप भविष्य का पता लगाना चाहते हो तो नियोजन भविष्य के गर्भ में झांकने की एक विधि है। ये किसने बोला? जॉर्ज टेरी। वैसे तो पूरा नाम जॉर्ज आर टेरी है, तो आपको इतना याद रखना है। और हमने देखा था कि भैया, एक हमने देखा था प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने कहा? किसने? जॉन। प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है। मानवीय विचारधारा थी ना ये? हाँ, एप्ले, मानवीय विचारधारा। अपन ने देखा था ना एप्ले। एप्ले का पूरा नाम क्या था? लॉरेंस ए एप्ले। तो इन चीजों को आप डेली पढ़ते रहना, नहीं तो क्या होगा, फिर आपको पीछे की चीजें सपाट हो जाएंगी। इनका तो जितना रिवीजन आप करते जाओगे उतनी चीजें आपसे बनती जाएंगी। नहीं तो आप देखोगे यूट्यूब पर तमाम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो बस सिर्फ क्या करा रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं पढ़ा के। बस आपको क्या है, अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में थोड़ा सा मजाक मस्ती कर देते हैं और आप सोचते हो कि चीजें आ जाएंगी।
जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी तो पेपर में आपको याद आएंगी क्या? तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको भी चीजें थोड़ा सा अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको चीजें सीखनी है तो नियोजन में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, एक नहीं तीन चीजें याद रखनी है सिर्फ आपको। पहला आधारभूत और सर्वव्यापक है, दूसरा भविष्य में झांकने की विधि है, ये टेरी ने बता दिया। और ये तो सभी को पता है कि कोई अगर आपसे मन से भी पूछ ले कि चिंतनशील, कल्पनाशील और एक और कौन सी जाएगी, सृजनात्मकता के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, नियोजन। क्लियर? चले आगे। अब दूसरा कार्य सबसे इंपोर्टेंट कौन सा था? संगठन। दूसरा कार्य कौन सा था? संगठन था। तो बताओ मुझे संगठन क्या होता है? लोगों का समूह। संगठन में क्या किया जाता है? भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन बोले तो पांचों के नाम बताओ जल्दी। मनी, मटेरियल, मेथड, मेन और 5 थे। मेन हो गया, मशीन हो गई, मनी हो गया, मेथड हो गई और मटेरियल हो गया। पांचों कार्य आ जाएंगे अपने, ध्यान सुनना। तो मानवीय हो या भौतिक कार्य हो, इन सभी के मध्य आपस में क्या होता है? कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसको कौन सा कार्य करना है, कहां करना है, कैसे करना है। तो कार्यों का बंटवारा किसमें किया जाता है? संगठन। संगठन क्यों जरूरी है? निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। मतलब मुझे जूते बनाने हैं तो मुझे लोगों को लेना पड़ेगा कि भैया तुम जूते के फीते बनाओ, तुम जूते का एडवर्टाइजमेंट करो, तुम ये करो। तो संगठन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि भौतिक और मानवीय संसाधनों के बीच आपस में तालमेल बनाने का काम कौन करता है? उनमें कार्यों का विभाजन कौन करता है? तो लोगों को एकत्रित करना और उनमें कार्यों का बंटवारा करना। बस आपको एक लाइन याद रखनी, उसी को हम क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। तो कर्मचारियों में उनके कार्यों में एकीकरण व सामंजस्य स्थापित करना कि भाई जिसको जो काम दिया जा रहा है वो संगठन का कार्य कहलाता है। अब प्रोफेसर उर्विक के अनुसार अब इन्होंने क्या बोल दिया? किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना। सिर्फ निर्धारण से काम चल जाएगा क्या? नहीं। और उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना ही संगठन कहलाता है। तो इनमें कुछ नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ इतना बोला है कि कौन सा काम करना है और किसको बांटना है, किससे करवाना है, यही क्या हो जाएगा? संगठन। तो ये किसने बोल दिया? उर्विक ने। तो एक बार और पढ़ लो इसे जल्दी से ताकि दिमाग में, पेपर में क्लिक हो जाए। किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए और इसका निर्धारण करना और उन क्रियाओं को व्यक्तियों के माध्यम से वितरित करना ही संगठन कहलाता है। हमें दो चीज पता चल गई। प्लानिंग मतलब नियोजन। नियोजन में हम क्या करते हैं? चीजों के बारे में सोचते हैं और वही आधारभूत है। अब उसको कार्य रूप परिणमित करने में कौन मदद करता है? संगठन करता है। क्लियर हुआ इतना? चले आगे। अब नेक्स्ट निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? लोगों को कार्य कराने के लिए प्रेरित करना, आदेश देना। मतलब उन्हें बताना कि भाई तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें ये कार्य करना है। मतलब लोगों को अभिप्रेरित करना कार्य करने के लिए। तो क्या कहलाएगा? निर्देशन। आपने काम तो बांट दिए, क्या काम बांटने से आदमी काम कर देंगे? नहीं, उन्हें सही समय पे अभिप्रेरित करना पड़ेगा, मार्गदर्शन देना पड़ेगा कि भाई तुम इस कार्य को ऐसे करो। बार बार निर्देश देने पड़ते हैं कि नहीं? नहीं तो कर्मचारी सही से काम करेंगे नहीं। तो क्या लिखा है इन्होंने? निर्देश वह कार्य है जिसके द्वारा कर्मचारियों को कुशल और प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादन करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। पेपर में एक लाइन लिख के देगा, आप देखना किताबें उठा के उनमें एक ही चीज से पूरा 10-10 पेज भरे हैं। अपन काम की चीज ले रहे हैं, हमें अर्थ समझना है, क्वेश्चन आप अपने आप हल कर दोगे। क्लियर हुआ इतना? अब आपसे पूछ लिया जाएगा निर्देशन क्या है? तो लोगों से कार्य कराने की कला। के भैया निर्देशन में क्या हो जाएगा? लोगों को कार्य जो बांटा गया है वो किस प्रकार से करना है, उन्हें ये बताना ही क्या कहलाता है? अब देखो निर्देशन कब अच्छा माना जाएगा? कब अच्छा माना जाएगा? जब सामने वाला व्यक्ति कैसा हो? नेतृत्व करता हो। नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, नेता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नेता होगा तो मोटिवेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो अभिप्रेरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभिप्रेरण
प्रेरण भी होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन भी उसको देना चाहिए। ध्यान से सुनना। अब मोटिवेशन कब दे पाएगा? जब क्या होगा? प्रभावी संचार होगा। प्रभावी संचार बोला तो संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण। अब ध्यान से सुनना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देशन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो नेतृत्व, अभिप्रेरण, प्रभावी संप्रेषण। अब प्रभावी संप्रेषण करेगा तो ये लोगों को सुपरवाइजरी करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कौन क्या काम कर रहा है ये देखेगा कि नहीं देखेगा, तभी तो उन्हें आदेश दे पाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपको मैं बना दूं निर्देश देने वाला, तो आप चाहे किसी से जाके कुछ भी बोलने लग जाओगे क्या? आप पहले देखोगे कोई व्यक्ति, मान लो सही से, मैं सही से पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझसे आके बोलोगे क्या? अरे सर थोड़ा और अच्छा, बोलोगे क्या? फिर मैं क्या करूंगा? 2-3 मिनट तक तो सुनते जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा लो तुम ही कर लो। होगा क्या? नहीं। तो कोई काम नहीं कर रहा, उससे अपन को काम करवाना है। मतलब हमें क्या करना है? पर्यवेक्षण भी करना है। क्या करना है? पर्यवेक्षण, मतलब सुपरवाइजर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है आपका निर्देशन के अंतर्गत कौन कितने चरणों को शामिल किया गया है? निर्देशन के अंदर कितने चरण आते हैं? कौन कौन से? और पर्यवेक्षण। मतलब अगर मैं नेतृत्व करता होऊंगा तो मैं अच्छा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा? अगर नेता है जिसको बोलने नहीं आ पा रहा, तो लोग जुड़ पाएंगे क्या उससे? तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नेतृत्व होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। मैं बोल पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं, मतलब प्रभावी संप्रेषण। तीसरी चीज होगी मोटिवेट करना। अगर मैं वर्कर को मोटिवेट ही नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ यही बोलूंगा करो तुम तो करो, परेशान हो जाएगा, रोने लगेगा और भग जाएगा। और तीसरा, फिर मुझे सुपरवाइजरी करनी पड़ेगी कि भाई इतना करने के बाद भी कोई कर पा रहा है या नहीं, मैं सिखाऊंगा, नहीं तो कर, ऐसे कर भाई, ऐसे कर। तो ये चारों काम कोई कठिन है क्या? अब आपसे वो पूछता है कि बताइए निर्देशन के अंदर निर्णयन को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? निर्देशन के अंदर निर्णयन को शामिल किया जाएगा कि नहीं? तो अब अपना दिमाग लगाओ, निर्णय लेना किस में शामिल किया जाएगा? नियोजन में। निर्णयन इसका है क्या? निर्णय तो कौन लेगा? टॉप लेवल वाला लेगा। मतलब निर्णयन को किस में शामिल करेंगे? नियोजन में। तो नियोजन का अभिन्न अंग क्या होता है? और निर्देशन के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? क्लियर हुआ इतना? चलो आगे देखते हैं। तो संचालन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। संचालन जितना कुशल होगा, व्यवसायिक उपक्रम उतनी अधिक प्रगति करेगा। अब देखो, जो निर्देशन है इसमें 4 उपकार्यों को शामिल किया जाता है। देखो, प्रभावी संचार या संप्रेषण, और पर्यवेक्षण, और क्लियर। तो अभी तक हमने कितने कार्य देखे? 3 देखे कि 4? पहला कौन सा? नियोजन का प्रमुख क्या रहता है नियोजन में? निर्णयन। ध्यान सुनना, कार्य क्या है? निर्णयन। अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा, संगठन। संगठन मतलब लोगों को कार्यों का बांटना। सीधी बात है, संगठन मतलब लोगों को कार्यों को बांटना। निर्देशन का मतलब बांटे गए कार्यों को सही से कर रहे हैं या नहीं, ये उनको बताना, मोटिवेट करना और काम करवाना। सिंपल बात है। और इसमें कौन कर पाएगा? जो नेता होगा, जो बोल पाएगा, जो मोटिवेट कर पाएगा और सुपरवाइजरी कर पाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कार्य कौन सा आएगा? समन्वय। क्या आएगा? समन्वय बोले तो तालमेल बनाना, कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा, अगर मान लो आपके घर पे भी समन्वय ना हो, जब तक घर पे चाचा की शादी नहीं होती तब तक सब बढ़िया रहता है कि नहीं रहता? और मम्मी बढ़िया काम कर रही, सब चीज बढ़िया। जैसे ही चाचा की शादी हुई, अब चाचा की शादी हुई और चाची आ गई मान लो तेज, अब क्या होगा? अब मम्मी बढ़िया खाना बना रही थी चाचा के लिए, सब चीजें बढ़िया, तो चाची आके क्या बोलेंगी? नहीं, इस घर में नहीं रहना, हमें तो नए घर में रहना है, अलग रहना है। तो फूट डलने लगेगी कि नहीं? लड़ाई होगी, 2 बर्तन इनने उनके रख लिए, इनने उनके रख लिए, तुम कैसे ले गई, ये वो, और फिर गेट अलग अलग हो जाएंगे। समझ में बैठ पा रहा है क्या? नहीं। बच्चों में भी थोड़ा सा मनमुटाव होने लगेगा, तू उनके यहाँ क्यों खाना खा के आ गया, जब मैंने बनाया था तो एक मुंह में चटा। ध्यान देना, ऐसे ये काम होने लगते हैं। तो ये चलता है। तो ओहो, ये अपने आप तो याद रखना। तो समन्वय जरूरी है कि नहीं है? एक एक काम बहुत काम की चीज से लिया गया है, क्योंकि अगर मान लो कर्मचारी 2 आपस में काम कर रहे हैं, तालमेल ही नहीं है, एक नीचे का सोल बना रहा है, एक ऊपर की चीज बना रहा है और एक फीता बना रहा है। अब नीचे सोल वाला जल्दी से बनाते जा रहा है, ऊपर वाला ही बना रहा है, फीता वाला धीरे धीरे लगाया करने।
अब वो फीता इधर जूते रेडी हो रहे हैं, वो फीते का इंतजार कर रहे हैं, भैया बनाना। अब वो बोल रहा है मैं तो धीरे धीरे बनाऊंगा, क्या करना है तुझे, तू मालिक है क्या, तू मालिक है क्या। वो बोलेगा नहीं, और ऐसे ही खींचा तानी में वो फीते को फेंक के मार देता, और उधर से सोल फेंक दिया। अब जूता फेंका फेंकी हो गई कि नहीं हो गई। अब इनमें समन्वय नहीं है तो काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो समन्वय प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, इसीलिए मूने और रिले ने, किसने, मूने और रिले, एक बार बोलो, मूने और रिले ने समन्वय को प्रबंध का प्रमुख सिद्धांत बताया है। क्या बताया है, कार्य ना बोल के उन्होंने सिद्धांत बोल दिए कि ये तो सिद्धांत है, अगर इसका पालन किया तो पूरा का पूरा प्रबंध अच्छे से चलने लग जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आया था, किसने, नहीं तो सीधा लिखा था मूने और रिले ने प्रबंध को, प्रबंध का, समन्वय को प्रबंध का क्या कहा है, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण उद्देश्य, या कुछ नहीं, महत्वपूर्ण सिद्धांत, पक्का। अब आपने नाम सुना होगा कुर्ज ओ डोनेल का, सुना है ना। तो कुर्ज ओ डोनेल चुप रहेंगे क्या समन्वय को देखते हुए, इनके भी अंदर से एकदम ऐसा आने लगा यार कि जब समन्वय इतना अच्छा है तो मैं भी कुछ बोल ही दूं। अब इनने जो बोला वही पेपर वाला लिख के दे देता है। इन्होंने बोला कि समन्वय को प्रबंध के कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता, समन्वय तो प्रबंध का सार है। क्या बोल दिया इनने, समन्वय तो प्रबंध का सार है। और मूने और रिले ने क्या बोला, सिद्धांत है। समझना दोनों, अगर आप सार को सिद्धांत में कर दोगे तो घर पे आके सिर्फ कसार खाओगे बैठे बैठे, ध्यान रखना कुछ नहीं मिलने वाला। पेपर में एक एक नंबर चाहिए तो हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी अपन लिख लेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बोल दिया इन्होंने। समन्वय से अभिप्राय व्यवसाय के विभिन्न साधनों को और उनके कार्यों को एक सूत्र में बांधना, उन्हें लयबद्ध करना ताकि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके। क्लियर। अब देखो और क्या बोला, समन्वय भी प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें सभी घटकों का क्या होता है, समायोजन बना रहता है। अब देखो वो खुद बोल रही है कि आप इसको भूल मत जाना। मूने और रिले ने समन्वय को संगठन का पहला कार्य की जगह क्या कर देना, सिद्धांत, पहला कार्य। और अगर सिद्धांत दे दे, ध्यान सुनना, कार्य की जगह उसने क्या दिया था, सिद्धांत। तो यहां मैं काट ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ बाद में। और सिद्धांत को देखना है पूरा फोकस, ठीक है। चलो आप भी खुश रहो। अब देखो यहां कार्य की जगह क्या जाएगा, सिद्धांत बोला है इन्होंने, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो और एक और मैंने आया था कुर्ज ओ डोनेल, कुर्ज ने क्या कह दिया, सार है। प्रबंध का सार क्या है, समन्वय है। तो क्या हम समन्वय को निकाल के फेंक दें, नहीं, बहुत जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलें आगे। अब देखो अब क्या आएगा, नियंत्रण। अब ये नियंत्रण क्या होता है, जो ये कर रही है वो बातें कर रही है, ये तो नियंत्रण थोड़ी है। चलो नियंत्रण क्या होता है आप बताओ। कंट्रोलिंग क्या है, पापा क्या करते हैं हम पर, कंट्रोल। दया, दया, अरे ये दया नहीं, वो कंट्रोल वाला दया, ध्यान रखना। पापा कंट्रोल करते हैं हमें कैसे, पापा आपने गांव में देखा होगा स्कूल में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो पकड़ेंगे और घसीटते हुए। और आप में क्या होगा, ध्यान सुनना, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम काम करना चालू कर देगा। वो घसीटेंगे और आप घसटोगे भी नहीं। आपको लगेगा कि लड़कों के साथ अधिकतर होता है, लड़कियों में तो एक दिया और दौड़ते ये सीधेगा। लड़कों के साथ अधिकतर होता है कि लात दी फिर भी नहीं जा रहा पापा, क्योंकि घर में और मारेंगे, घर में और खम्मा पकड़ लिया भाई, वो पापा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, घसीट ही नहीं रहा। जड़त्व का नियम अपन पढ़ेंगे आगे, ध्यान सुनना, फिजिक्स में देखेंगे। तो आप सुनना, तो नियंत्रण क्या होता है, आपने जैसा सोचा, पापा ने आपके बारे में क्या सोचा, बेटा पढ़ लिख कर पटवारी बन जाएगा, 10वीं 12वीं में रहता है तो अच्छे नंबर ले आएगा, सारी की सारी चीजें वो सोच लेते हैं। अब आप उसके विपरीत काम कर रहे हो, आपके दोस्त बन गए बढ़िया, हाँ अब आपके दोस्त बन गए, ध्यान रखना वहीं ध्यान जा रहा था। अब आपके दोस्त बन गए बढ़िया बढ़िया, सिगरेट पी रहे हैं, आराम से अकेले में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे वप्पे। तो अब आप अपने लक्ष्य से भटक गए कि नहीं भटके, जो पापा ने सोचा था वो कार्य होंगे कि नहीं होंगे। अब रिजल्ट आता है तो आपके आ रहे हैं 34%, तो आप बोल रहे पापा 33 में पास हो जाते, एक ज्यादा लाया हूं मैं, और वहीं पड़ोसी के 133 आए, ध्यान रखना। तो आप समझ लो दिक्कत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नियंत्रण मतलब आपने जो कार्यों को सोचा है उन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करना ही क्या हो जाएगा, नियंत्रण। जो कार्य सोचे हैं वैसा का वैसा कार्य हो रहा है या नहीं, इसको देखना ही क्या है, नियंत्रण। अगर मान लो वैसा नहीं हो रहा तो
जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, सुधारा जाएगा। सुधारा, वही पूछा था पेपर में, देखो नियंत्रण कार्य के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व योजनाओं से वास्तविक निष्पादन की तुलना व जांच की जाती। यही चीज है कि नहीं, जो सोचा था वैसा का वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसी की क्या की जाती है, जांच की जाती है और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों से उसका तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नियंत्रण का प्रमुख प्रयोजन दुर्बलताओं एवं कमियों का पता लगाना है ताकि उन्हें सुधारा जा सके और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। सीधी बात है, अगर मान लो कोई गलत चीज पता लग रही कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये लोग, उनको कंट्रोल करना है। बरकर बैठ के बीड़ी पी रहे हैं आधा घंटे तक, तो उन्हें कंट्रोल करना है कि नहीं करना, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगा काम पूरा का पूरा। तो उनकी पुनरावृत्ति को रोकना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे के पूरे प्रबंध का लेखा जोखा किसे कहा जा सकता है, नियंत्रण को। ध्यान से सुनना, कौन सा काम हुआ सही से कि नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो सोचा था उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, इसका लेखा जोखा किसको माना जाता है, नियंत्रण को। तो पर बजट भी ऑप्शन में देगा वो, तो बजट को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, नियंत्रण को। प्रबंध का पूरा लेखा जोखा और धन का लेखा जोखा बजट होता है, प्रबंध का लेखा जोखा नियंत्रण होता है। और नियंत्रण के बाद क्या आएगा, कितने काम हो गए, 5 काम हो गए। और भी ले लेते हैं अपन अभिप्रेरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभिप्रेरण मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन काम करने के लिए प्रेरित करना। अब आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो मोटिवेशन है क्या, तो क्या मोटिवेशन है, आप कब पढ़ोगी। मान लो कोई अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उससे मुझे काम करवाना है कि भैया उस स्पीकर को उठा के वहां रख दो, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, वो वहां खड़ा हुआ है, ध्यान रखना, वो फोन लिए हाथ में एक टूटा सा, अब वो क्या कर रहा है, बार बार उस फोन को ठीक करने में लगा हुआ है और मैं बार बार उससे बोल रहा हूँ भैया वो उठा के वहां रख दो, बोल रहा नहीं रख रहा, क्या करेगा। अब मैं उससे बोल रहा हूँ देख भाई तू जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, तेरी लाइफ बदल सकती है अगर तू उसको उठा के वहां रख देगा, तो वो करेगा क्या, मना कर दे, मुझे नहीं बदलनी, नहीं बदलनी, मेरा मोबाइल टूटा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, ले तू मेरा आईफोन ले ले और उसको वहां रख दे। अब मैं पहले एक बार मैं बोलो, तू मेरा आईफोन ले ले और उसको वहां रख दे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हाँ तू तेरा मोबाइल ले। अब मैं जैसे ही उसको मोबाइल दूंगा वो झाड़ू भी लगा देगा वहां, ध्यान रखना, मोटिवेशन करना दे दिया बन्नों से, ध्यान रख, ये तो दूसरा है, ध्यान रखना। अब उसको मोटिवेशन जितना तगड़ा देंगे उतना अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मोटिवेशन मतलब व्यक्ति की सबसे पहले तो इच्छाओं को समझो कि वो इच्छा क्या चाहता है। अगर आप मोटिवेशन उसे दूसरा दोगे, आप कोई की इच्छा ही नहीं है रुपए कमाना, वो तो चाहता है लोगों का मर्डर करना, या कोई भी, अब तुम उसे चाहे जितना रुपए दे दो वो काम करेगा क्या, नहीं, उसकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, उसे जो चाहिए वो चीज अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। तो आपने बहुत सारी मूवियां ऐसी देखी होंगी जिनमें अभिप्रेरण कुछ और होता है और चाहता वो कुछ और, जैसे तारे जमीन पर, तारे जमीन पर नहीं, एक और वो बम बम बोले जूते, जूते पे मूवी बना दी थी एक कोई सी मूवी, उसमें बच्चे को क्या चाहिए थे, जूते, और जूते रखे हुए थे, जो दूसरे नंबर पर टॉप आएगा उसे जूते मिलेंगे, पहले नंबर पर जो टॉप आएगा उसे बस्ते, अलमारी, जो भी बैट बॉल, बहुत अच्छी अच्छी चीज है। तो उसने क्या बोला कि मैं तो दूसरे नंबर पे ही आऊंगा, मुझे पहले पे नहीं आना। अब वो पहले पे आ जाता है और दुखी होता है, रोता है, बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान सुनना, अब आगे बढ़ते हैं, आपको चलो याद तो है वो चीजें, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अभिप्रेरण का मतलब क्या है, पढ़ो। अभिप्रेरण व्यक्ति की वे इच्छाएं और भावनाएं हैं जो उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। आप भी क्यों कर रहे हो पटवारी की तैयारी, क्योंकि आपको लग रहा है अगर कोई आपको एकदम झटका दे दे, बहुत सारे तो इसीलिए बैठकर पढ़ रहे होंगे, उनने साफ ऑर्डर आ गया होगा ऊपर से, इस बार अगर पटवारी नहीं बने तो मेरी डोली उठ जाएगी, ध्यान रखना। आधे से ज्यादा तो इसी घबराहट में पढ़ रहे हैं, वो कुछ लूथर ये वो, उधर से फोन आ गया, अभी रखो ये भूल जाऊंगा तुम्हारी बातों के चक्कर में, ध्यान रखना। तो बहुत रहते हैं, देख लेना ऐसे, नहीं तो फिर क्या होगा, वो सामने वाला दूसरा पटवारी बन गया तो ये उसके पटवारी के घर, उनका पापा का कुछ नहीं है, पापा तो यही देखते हैं कि कौन पटवारी है, उन्हें पता नहीं है कि कौन चाहिए, उन्हें तो पटवारी चाहिए। अब लड़की को वही पटवारी चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, और लड़कों को भी वही लड़की चाहिए, जो भी, दोनों समझ लो अपने हिसाब से, है ना, उसमें प्रवचन नहीं देने आज। अब अभिप्रेरण के अंतर्गत कर्मचारियों को क्या दिया जाता है,
वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं। अगर मान लो रुपए दिया जा रहा है तो वो रुपए से मान जाएंगे, कहीं उनको दूसरी चीज दे दो, दीपावली पे अगर जिसने ज्यादा काम किया तो उन्हें बढ़िया एक घर गिफ्ट किया जाएगा। हाँ दे देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में घर दे देते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर दी जाएगी, आपको सोने की चेन दी जाएगी और आपके परिवार को पूरे के पूरे विदेश का टूर कराया जाएगा। तो आदमी तेजी से काम करने लगता है। ध्यान रखना, ये सब अभिप्रेरणाएं रहती है, मोटिवेशन, ये भी एक तरह का कार्य करती है कंपनी में। ये अभिप्रेरण, ध्यान सुनना, अभिप्रेरण ये मोटिवेशन के लिए डलवाया है, रुपए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो अभिप्रेरण निर्देशन कार्य में निहित माना जाता है। क्या माना जाता है? देखो निर्देशन कार्य में अगर कोई व्यक्ति निर्देश दे रहा है, अभी अपन ने देखा तो था 1 मिनट पहले ही। हाँ ये लाइन पढ़ो एक बार और, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा 2 मिनट पहले? निर्देशन में कितने कार्य पढ़े थे हमने? उपकार 4। कौन कौन से? नेतृत्वकर्ता, प्रभावी, संप्रेषण, तीसरा हाँ अभिप्रेरण मोटिवेशन और पर्यवेक्षण। तो यही तो क्वेश्चन दे देता। देखो अभी हम यहीं पर अटक जाते। अभिप्रेरण ... कार्य में निहित माना जाता है। तो अभिप्रेरण निर्देशन में, अभिप्रेरण अब यहाँ पे वो निर्देशन भी देगा, समन्वय भी देगा, नियोजन भी देगा और प्रबंधन भी दे देगा। तो आपको क्या लगाना है? क्लियर। और निर्णयन, नियोजन में नियोजन वाला ही व्यक्ति निर्णय लेता है ना। तो इतने हमारे ये कार्य पूरे के पूरे हमने देख लिए हैं। हाँ अभिप्रेरण प्रबंध का हृदय कहा जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ गया था, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन देख रहा था। तो अभिप्रेरण, वैलेंटाइन डे आ रहा है इसलिए लाल लाल नहीं किया, नहीं आप सोचो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं फरवरी में। तो याद रखना अभिप्रेरण प्रबंध का क्या माना जाता है? हृदय माना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? समन्वय को। कुछ और डोनेल ने बोला है कि भैया ये कार्यों से अलग नहीं है समन्वय, वो तो सार है। और प्रबंध का प्रमुख सिद्धांत किसे माना है? समन्वय को। किसने? मूने और रिले ने, मूने और रिले ने। प्रबंध अभिप्रेरण को प्रबंध का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को। अब हम चलते हैं आगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत। तो उसमें घुस गए अंदर जाके सिद्धांत। आप सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ प्रबंध ऊपर लिख देता हूं भले प्रबंध के सिद्धांत। तो अगर आपसे प्रबंध के कार्यों को पूछा जाए तो आप बता दोगे क्या? क्या इनको लिखवाने की जरूरत है? पीडीएफ दे दूंगा तो आप लिख लोगे ना उनमें से? पक्का। और 2-3 जगह जहां जहां ऐसे कुछ जो डोनेल वाला लिखना है तो वो भी आप लिख लेना। मैं क्या करूंगा, इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप वहां से भी बैठकर रात को एक बार अपने नोट्स में चेक कर लेना और आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो अपना टाइम जाएगा ज्यादा। आप बताओ क्या करना है? लिख लोगे ना? क्योंकि एक ही वीडियो में क्या कर दूंगा, वहां पर अपलोड कर दूंगा, तो आप बैठ जाना रात को और अपने नोट्स बनाते चलना और उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी कर लेना जहां जहां मैंने करवाया था। पक्का? चले आगे। काय पे लिख लेंगे? अभी लिखा दूं, अभी सुनो, वही की वही चीजें तो है। देखो अभी वहां पे तो आपको ये भी देखने मिल जाएगा, वो चलता रहेगा। जो काम इंपोर्टेंट है, देखो जो अगर मान लो इसमें मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो फिर मैं वो खुद लिखवा दूंगा। और भी तो पढ़ने होते हैं, और भी तो पढ़ने होते हैं सब्जेक्ट इसी को। नहीं, तो ये पेपर में तो सबसे अभी करंट में यही चल रहा है। आप देखो यूट्यूब पे सब छोड़ दिए, 7 सब्जेक्ट लोग इसी को पढ़ रहे हैं अकेला। ये लोग सोच रहे हैं कि अकेला यही पास कराएगा, जबकि 7 पढ़ना जरूरी है। कर दी मैंने कल। क्या कर रहे हैं आप? ग्रुप में ऐड करो। ऐड हो ना आप? ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैंने ग्रुप पर ही पूरी की पूरी वो सेंड कर दी है। और आप लोग भी ध्यान देना, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम पीडीएफ सेंड नहीं करते तो आप जाइए कहां पर, हमारे एप्लीकेशन पर। वहां आपको प्रॉपर, अगर मान लो आवाज भी यहाँ कट रही है तो वहां मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ सारी चीजें, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको 31 पेपर की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है अगर आप एप्लीकेशन पर परचेज करते हैं। और अगर आप नॉर्मली हमारा नॉर्मली हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां 31 टेस्ट मिल रहे हैं पटवारी के 200 नंबर के, मात्र 49 रुपए में। और 51 टेस्ट लगाना चाहते हो तो मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। तो देरी किस बात की है, जल्दी कीजिए। ऑफर मात्र 3 दिनों के लिए। धन्यवाद। आप सुनो, अब आगे चलो, अब याद दे रहा लोग समझदार, ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ? पक्का? तो अब चलते हैं। देखो आपको 5 और 6 के तो नाम याद ही हो गए।
अब हम चलते हैं प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों पर। तो अब ये सिद्धांत क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं। आपसे किसी एक से पूछूंगा मैं, प्रबंध के सिद्धांत। फिर भी किसी को अंदर से दुख तो नहीं हो रहा कि सर आप तो लिखवाई दो, नहीं ना? हाँ ठीक है। हाथ खड़े करो सबसे पहले, किसके कौन चाहता है कि लिखवा दो? 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें आपका ही फायदा है, सुनते लो, क्योंकि प्रबंध बहुत बड़ा है और अपन को 45 दिन में कंप्लीट करना है। तो अगर आप चाहो तो शाम के समय बस 45 मिनट दे देना और उसको क्या करना, डबल स्पीड में कर देना, तो जल्दी जल्दी जाता जाएगा और आप वहां पर लिखते जाओगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वही तो आपको लिखना है। अच्छा ऐसा है, चलो इनका इंतजाम करते हैं कुछ। अब चलते हैं आगे, प्रबंध के सिद्धांत। अब सुनना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समोसे पटवारी बनने के बाद आप बंटवाओगे, बिल्कुल हम सब लोग खाएंगे। अब सुनना, ये सिद्धांत क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होते हैं बताओ जल्दी से। वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं सर, हमारा तो प्रिंसिपल बहुत खराब थे, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होते हैं? नियमों का, बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, नियमों का समूह भी बोल सकते हैं। देखो सिद्धांत मतलब कुछ ऐसे नियम कानून कायदे जिनका पालन अगर हम वैसे के वैसे तरीके से करते हैं तो हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समझना इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे 14 सिद्धांत आने वाले हैं और उसके बाद 10 और आने वाले हैं, 24 सिद्धांत हैं। तो कोई अरे ऐसे रहेंगे आप, 24 दिन में कितने घंटे होते हैं, कब निकल जाते हैं आपको पता चलता है? ऐसे सिद्धांत कब खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप पूरा फोकस करना, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो प्रबंध के सिद्धांत, सिद्धांत कोई ना कोई ऐसी युक्ति होती है या तरीका होता है या नियम होता है, अगर हम जिसका पालन करें तो हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कठिन परिश्रम करने वाले को सफलता जरूर प्राप्त होती है, तो ये सिद्धांत है कि नहीं है? हर एक व्यक्ति पर लागू होगा कि नहीं होगा? जो कठोर परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो कुछ ऐसे सिद्धांत प्रबंध के लिए बना दिए गए हैं कि अगर जिनका पालन किया जाए तो प्रबंध को जरूर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो क्या ये सिद्धांत हमेशा बिल्कुल लागू ही होंगे? थोड़ी बहुत इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, किसने प्रबंध के सिद्धांतों को बताया। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो सिद्धांत होते हैं, पहले ये क्या होते हैं देखो, सिद्धांत वे आधारभूत सत्य होते हैं जो किसी कार्य के कारण और प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं कि कोई भी काम हो जाएगा अगर आप उनका बिल्कुल विधिवत तरीके से पालन करोगे। सिद्धांत ये बताते हैं कि अमुक सिद्धांत को काम में लाने पर कर्म करो, फल जरूर मिलेगा, चिंता मत करो, फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब आप रास्ते पर चल रहे हो, सीधे सीधे जाते जा रहे हो, सामने एक घर है, तो आप घर में घुसोगे कि नहीं घुसोगे? घर में ही जाना है आपको, उसमें खजाना रखा है, सोना रखा है, सोना 50 किलो आपको पता है, और आप सीधे जा रहे हो, तो बताओ आपको एक दिन खजाना मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। अब आप बोल रहे हो हम कर्म करेंगे और फल मिलेगा कि नहीं, अब बार बार पूछ रहे हो उस घर तक हम पहुंचेंगे कि नहीं। अब चल है नहीं रहे, खड़े हो तुम और बार बार पूछ रहे हो हमें वहां तक उस घर तक जाना है, हम चलें कि नहीं, और बार बार लोग मोटिवेट कर रहे हैं कर्मण्येवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। जब तक तुम चलोगे ही नहीं, कर्म नहीं करोगे तो घर तक पहुंचोगे क्या? जैसे ही आप चलना चालू कर दोगे, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर आपको देखेंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं वास्तव में कुछ कर रहा हूं। जब तक आप कोई भी काम नहीं करते तब तक वो कठिन लगता है, जैसे ही आप करना चालू कर देते हो तो आपको उस काम को करने में मजा आने लगता है। हमारा दिमाग पहले उसका विरोध करता है और जैसे ही उसको काम को हम करने लगते हैं तो दिमाग को लगने लगता है ये काम तो अब हमारे रूटीन में आ चुका है, हमें करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करते तो दिमाग का यही रहता है कि भाई मजे करो, मजे में ज्यादा आनंद है, जो उसे जल्दी से सुख देता है उसको दिमाग जल्दी पकड़ने की कोशिश करता है। तो हमें कोई भी काम करना है उस पर थोड़ा सा हमें डटकर करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना पूछा जाए तो बता दोगे? अब सुनना, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? हेनरी फेयोल। प्रबंध के सिद्धांतों का, ध्यान से सुनना, 2 लाइन में अभी बोलूंगा, उनमें अलग अलग अंतर रहेगा। तो प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है?
हेनरी फ्योल ने बोला कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। तो सार्वभौमिकता वाला सिद्धांत भी किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन क्या उन्हें जड़वत लागू किया जा सकता है? बिल्कुल जैसे वैसे लागू कर सकते हो क्या? नहीं लागू कर सकते, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। मतलब हम उसमें लोचशील प्रकृति को भी लगा सकते हैं। समझ लो लोचशील क्या होती है। मान लो मैं पानी में खड़ा हुआ हूं, अगर मैं सीधे ही खड़ा रहूंगा तो पानी मुझे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? बहा के। अगर मैं पानी के बहाव के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहूंगा तो पानी के साथ में एडजस्ट हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? अगर ये सिद्धांत बिल्कुल लगी गए कि भैया कोई भी कर्मचारी 8 बजे मतलब 8 बजे आना ही चाहिए, अगर किसी का किसी दिन रिक्शा छूट गया तो क्या तुम उसकी टांगे कटवा दोगे? नहीं। अब लेट आ गए, एक आध दिन चल जाएगा, कुछ नियम कानून कायदों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत भी प्रबंधकों को उनके कार्यों के संपादन में क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? ये समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय होती है। तो वो पेपर में पूछता है, जिस प्रकार फिजिक्स के नियम होते हैं, भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ये नियम बदल सकता है कि नहीं? बदलेगा कि नहीं? भौतिक विज्ञान के नियम कभी बदलते नहीं है, तो क्या प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। कहां करेंगे? ये तो बदल रहे हैं ना। ये तो बोल रहे हैं कभी कभी पृथ्वी थक जाए तो रुक भी सकती है हल्की सी, ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन भौतिक विज्ञान बोलता है क्या? नहीं। तो यही देखो हेनरी फ्योल ने क्या बोल दिया। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहते हैं। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। हेनरी फ्योल का कहना है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता? किसने? हेनरी फ्योल। पेपर में क्वेश्चन आता है, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए? बहुत बढ़िया। कितने सिद्धांत दिए? 14। कितने? 10 और 4 14। कार्य कितने बताए? 5 बताए। तो 14 सिद्धांत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हो गए 14। क्या मैं 15 16 17 भी गिन सकता हूं? नहीं, जितने उतने ही गिनेंगे ना, ध्यान रखना। तो कितने सिद्धांत है? 14। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों के बारे में बताया? 14 सिद्धांतों के बारे में बताया। सिद्धांत क्या होते हैं? नियमों का समूह, जिनका अगर हम पालन करेंगे तो हम उनके मार्गदर्शन के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। अब हम देखने वाले पहला सिद्धांत है हेनरी फ्योल का, कार्य विभाजन। कुछ नहीं है, आपको देखो, अब देखो इसमें क्या है? पानी है, ठीक है, वो तो पीना था मुझे। अब सुनना, कार्य विभाजन का सिद्धांत। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया 14 सिद्धांतों में आपको पढ़ना क्या है? तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? और हल्का फुल्का उनके अंदर क्या बताया जा रहा है, बस वो याद रखना, और उसके अलावा आपको कुछ भी याद, ठीक है? हल्का फुल्का ही तो बता रहे हो कि सब में। अब सुनना, कार्य विभाजन का सिद्धांत। अब मान लो आपको ही देखते हैं हम, कार्य विभाजन। मान लो मेरे पास में 10 लोगों की टीम है। क्या है? 10 लोगों की टीम। और मेरे पास एक काम आया है जिसको हमको क्या करना है? 15 दिन का काम है, लेकिन 7 दिन में खत्म करना है। अब ध्यान से सुनो, उस काम को खत्म करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है और मेरे पास 10 लोग हैं। अब मुझे उस काम को 7 दिन में खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? काम को बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो यही तो इन्होंने कंपनी में बोला, भैया अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आप क्या कर दो, उस चीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग भागों में क्या कर दो? बांट दो। आप क्या कर दो, जूते के फीते किसी को दे दो, जूते का ऊपर का काम अलग दे दो, डिब्बा पैक करने वाला किसी और को दे दो, पॉलीथिन का काम किसी और को दे दो, अलग अलग लोगों को टारगेट दे दो, अलग अलग लोगों को काम को बांट दो। तो काम जल्दी होगा कि देरी से? जल्दी होगा। सब लोग जल्दी से काम करेंगे और जूता तैयार हो जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति करता रहा तो कार्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो कार्य विभाजन यही बोलता है कि सभी को अलग अलग कार्यों को बांटकर संगठन में उच्च स्तरीय कार्य कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इससे योग्यता, दक्षता, सुनिश्चितता एवं परिशुद्धता अर्जित होती है। मतलब क्या बोल दिया इन्होंने? अगर आप लोगों में काम बांटोगे
तो जो व्यक्ति योग्य होगा उसी को काम दोगे कि नहीं दोगे? तो योग्य व्यक्ति को उचित काम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इससे सामने वाले की दक्षता और बढ़ेगी कि नहीं? अगर वो फीता बना रहा है तो वो और अच्छी तरीके से नए नए डिजाइन तैयार कर सकता है, उसकी क्रिएटिविटी आएगी। आज तुम फीता बनवा रहे हो, कल उसी से समोसा बनवाओ, तो वो क्या करेगा? एक दिन समोसा बना, फीते जैसा समोसा बना देगा, या डिजाइन डाल देगा कि समोसे में फीते अलग अलग तरीके से। ध्यान रखना, तो आपको उसको दक्ष बनाना है। सुनिश्चितता, आप निश्चिंत हो जाओगे, आराम से सो जाओगे कि मैंने भैया रामलाल को काम सौंप दिया है, रामलाल पूरा काम निपटा देगा। और परिशुद्धता, काम अच्छे से भी करेगा। जब एक व्यक्ति को उस काम की ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया है, तो वो काम करेगा कि नहीं? तो पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है। योग्यता, दक्षता, सुनिश्चितता एवं परिशुद्धता अर्जित होती है किसके द्वारा? कार्य विभाजन के द्वारा। कार्य विभाजन प्रबंध का क्या है? सिद्धांत है। किसने प्रतिपादित किया? हेनरी फ्योल ने किया। अब मान लो हमने लोगों को अलग अलग कार्य बांट दिया। अब बांटने के बाद में अब कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो ऐसे काम हो पाएगा क्या? तो दूसरा सिद्धांत दे दिया इन्होंने, अधिकार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व। अधिकार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, कि भैया जिसको जो सौंपा है वो उसका क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व समझा जाएगा, क्योंकि उस काम को करने का अधिकार किसे दिया गया है? उस व्यक्ति को। अगर वो काम पूरा नहीं करता तो उत्तरदायी भी कौन ठहराया जाएगा? वो रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको कोई काम सौंप दिया तो आप मान लो आपसे बोला है कि इस आप पूरी की पूरी कोचिंग की रक्षा करोगे, एक व्यक्ति को सौंप दिया। अब आपको पूरा अधिकार दिया है, कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा ये आप सब रखोगे जिम्मेदारी। अब कोई अनावश्यक तत्व अंदर आया और पंखे की पंखड़ियों को ऐसा कर गया, टेढ़ा कर गया, ध्यान रखना। अब आप बोल रहे हैं मैं तो देख रहा था, पूरी की पूरी चीजें मुझे पता ही नहीं है कौन ने करी। अब जिम्मेदारी किसकी थी कोचिंग की? आपकी। अब वो पंखों को ऐसे कर गया तो गलती किसकी? आपकी। हमें थोड़ी पता था कि हालांकि वो सीसीटीवी कैमरे में देख लेंगे बाद में, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। अब सुनना, तो यहाँ काम की बात सुनो, क्या लिखा है इन्होंने? अधिकार, सत्ता का प्रवाह उत्तरदायित्व से होता है। जो प्रबंधक दूसरों पर अधिकार, सत्ता का प्रयोग करते हैं उन्हें निर्णयों तथा परिणामों के लिए उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना होगा। अगर आप अधिकार बताते हो दूसरे लोगों को, अधिकार के बारे में बोलते हो, तो आपको भी उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगर आप किसी से जूते बनवा रहे हो तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं है कि उसी का काम है पूरा का पूरा। आप देखो कि भैया तूने काम किया कि नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा, थक गया तो थोड़ा रेस्ट ले ले, खाना खाया क्यों नहीं खाया, आज टिफिन क्यों नहीं लाया, सब पूछो उससे बकायदा। आप वो अपने आप काम करेगा। ऐसा नहीं बेचारा खाना नहीं खाया, घर पे भी लड़के आए और तुम भी चिल्ला रहे हो सही से काम कर, नहीं किया तो भगा देंगे तुझे, तो काम करेगा वो क्या करेगा? और बुरी तरह से और हाथ और डाल देगा मशीन में खुद का ही, और थोड़ी बहुत लग जाएगी तो 2 घंटे तक बैठेगा और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। ऐसे भी करते हैं वो सारे मजदूर, ध्यान रखना। एक खाना खाने जाते थे हम पास वाली भोजनालय में, तो एक को क्या है डेली बेचारा पर्स का काम करता था, अब उससे बर्तन मजवाना चालू कर दिए। बर्तन तो वो तीसरे दिन गया और कोई काम कर रहा होगा तो उस पूरी की पूरी उंगली में लग गई, तो पट्टी बांध के आ गया। अब मेरे तो लगी है, बर्तन कैसे मांजूंगा और उसकी वो उंगली 2 महीने तक ठीक नहीं हुई, ध्यान रखना। और अब उसने होटल ही चेंज कर दिया, यहाँ आके काम करने लगे, कल नीचे मिल गए थे यहीं पर, तो ध्यान रखना वो। और जैसी दूसरे होटल में आया पट्टी फेंक दी, समझ रहा? तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे काम कर रहा है सिद्धांत। ये सिद्धांत बनाए गए हैं, मतलब सोच समझ के बनाए गए। तो व्यक्तिगत अधिकार, सत्ता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप रात को बैठ के लिखो तो आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को हाईलाइट कर दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकार, सत्ता, मतलब किसी व्यक्ति को आप अधिकार कब दोगे? जब बुद्धि होगी, उसमें अनुभव होगा, नैतिकता होगी और विगत सेवाओं का समायोजन होगा या संयोजन, मतलब उसने पहले से। आप कभी कभी कोई सी नौकरी में जाते हो तो वो एक्सपीरियंस पूछते हैं कि नहीं, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो अगर एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो उसको ज्यादा सैलरी देंगे क्या? वो नहीं देंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो याद रखना, व्यक्तिगत अधिकार, सत्ता की उत्पत्ति कैसे होती है? अनुभव, नैतिकता और विगत सेवाओं का संयोजन। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब आपको ध्यान रखना, 1-2 दिन में पता लग जाएगा। अब बस सर 1 मिनट, तो इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर मैं इतना पूछूं तो आप लोग बता दोगे? अब हमारे कुछ सिद्धांत और बचे हुए हैं थोड़े से, उसके बाद हेनरी फ्योल और उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर है और उसके बाद नया टॉपिक चालू होगा। तो अगर इतना आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग बता दोगे? ठीक है, चलो तो अब आपसे मुलाकात होगी कल, तो सब लोग पढ़कर आओगे ईमानदारी से।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और पूरे में फैलाइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में प्रबंध को पढ़ना कैसे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है।